अक्सर हम सोचते हैं कि बहता हुआ पानी अपनी रफ्तार से बिजली बनाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि पानी सिर्फ अपनी रफ्तार से नहीं, बल्कि अपने दबाव से भी जबरदस्त ताकत पैदा कर सकता है। आज हम इसी कमाल की तकनीक की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे रिएक्शन टरबाइन की कार्यप्रणाली को। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के हमारे सफर पर। हम समझेंगे कि दबाव और गति की शक्ति मिलकर कैसे काम करती है। फिर हम फ्रांसिस टरबाइन के अंदर की दुनिया देखेंगे, उसके सबसे अहम हिस्से यानी रनर को जानेंगे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि एक प्रोजेक्ट के लिए सही टरबाइन चुनी कैसे जाती है। सबसे पहले चलिए उस बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं जो इन मशीनों को दूसरों से बिल्कुल अलग और खास बनाता है। देखिए, सारा खेल ऊर्जा के इस्तेमाल के तरीके में है। इम्पल्स टरबाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी की तेज धार एक पहिए को सिर्फ धक्का मार रही है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन वो पानी के धक्के यानी उसकी गति और साथ ही उसके प्रेशर यानी उसके दबाव दोनों का फायदा उठाती है। ये एक ही समय में धक्का और खिंचाव दोनों का इस्तेमाल करती है, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। पूरा सिस्टम एक बंद एयरटाइट पाइप की तरह होता है, जिसके अंदर रनर के ब्लेड हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि पानी का दबाव बना रहे और बर्बाद ना हो। ये इम्पल्स टरबाइन से बिल्कुल उल्टा है, जो खुली हवा में काम करती है। चलिए अब सबसे आम रिएक्शन टरबाइन यानी फ्रांसिस टरबाइन के अंदर चलते हैं और पानी की यात्रा को शुरू से देखते हैं। पानी का सफर यहाँ से शुरू होता है, स्पाइरल केसिंग से। इसका डिजाइन, जो एक घोंगे के कवच जैसा दिखता है, बहुत ही चालाकी से बनाया गया है। जैसे जैसे ये अंदर की ओर घूमता है, ये संकरा होता जाता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि पानी हर तरफ से एक बराबर स्पीड और प्रेशर के साथ टरबाइन के केंद्र तक पहुंचे। अच्छा, अब आते हैं गाइड वैन्स पर। इन्हें आप ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। ये पानी को सीधा सीधा रनर पर नहीं भेजते, बल्कि उसे एक खास एंगल पर घुमा देते हैं। ये घुमाव पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे जाकर रनर को पूरी ताकत से घुमाने की तैयारी करता है। अब हम मशीन के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसे इसका दिल कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि पानी का ये तैयार किया गया प्रवाह कैसे मैकेनिकल ताकत में बदलता है। ये है रनर। यहीं पर असली जादू होता है। पानी बाहर से यानी रेडियली अंदर की तरफ आता है और फिर नीचे की ओर यानी एक्चुअली मुड़कर निकल जाता है। इसी रास्ते पर ये घूमते हुए ब्लेड पानी के दबाव और गति दोनों से ऊर्जा खींच लेते हैं और टरबाइन के शाफ्ट को घुमाते हैं। तो ये काम करता कैसे है? बहुत दिलचस्प है। जैसे ही पानी इन घुमावदार ब्लेड से गुजरता है, उसका दबाव अचानक कम हो जाता है। ये दबाव का अंतर एक लिफ्ट फोर्स पैदा करता है, बिल्कुल हवाई जहाज के पंख की तरह, जो ब्लेड्स को जोर से घुमाता है। इसके अलावा पानी के घुमाव की दिशा बदलने से भी टॉर्क मिलता है। सबसे बढ़िया डिजाइन वो होता है जिसमें बाहर निकलते निकलते पानी का सारा घुमाव खत्म हो जाए, ताकि एक बूंद ऊर्जा भी बर्बाद न हो। ठीक है, रनर ने पानी से अपनी ज्यादातर ऊर्जा ले ली है, लेकिन पानी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। और आपको बता दूं, टरबाइन से निकास का रास्ता उतना ही जरूरी है जितना कि प्रवेश का। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, रनर से निकलने के बाद भी पानी में काफी रफ्तार बची होती है। क्या हम उस रफ्तार को, उस बची हुई ऊर्जा को बस ऐसे ही बह जाने दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब है एक ऐसा हिस्सा जो एक तीर से दो निशाने लगाता है। ये बची हुई ऊर्जा को वापस हासिल करता है और साथ ही मशीन को कैविटेशन नाम के एक खतरे से बचाता है। कैविटेशन में पानी में छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और फटते हैं, जो धीरे धीरे ब्लेड्स को तबाह कर सकते हैं। ये है ड्राफ्ट ट्यूब। ये एक ऐसा पाइप है जो रनर के निकास से जुड़ता है और आगे जाकर धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। इसे आप एक उल्टे मेगाफोन की तरह समझ सकते हैं। ये पानी की रफ्तार को कम करता है और उस रफ्तार की ऊर्जा को वापस दबाव की ऊर्जा में बदल देता है। कमाल है ना? और इसका डिजाइन भी बहुत सटीक होना चाहिए। ये जो चौड़ा होने का एंगल है, उसे लगभग 8 डिग्री के आसपास रखना पड़ता है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो पानी का बहाव दीवारों से अलग होकर अशांत हो जाएगा, जिससे सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फ्रांसिस टरबाइन बेशक बहुत उपयोगी है, लेकिन ये हर जगह के लिए सही नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों के लिए इंजीनियरों को रिएक्शन टरबाइन परिवार के दूसरे सदस्यों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब एक्सियल फ्लो टरबाइन से मिलते हैं।
ये उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहां पानी ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरता, यानी हेड कम होता है लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सोचिए एक चौड़ी धीरे धीरे बहने वाली नदी के बारे में। ये टेबल हमें एक साफ तस्वीर देती है। फ्रांसिस मीडियम हेड के लिए है, वहीं कैप्लान और प्रोपेला कम हेड और ज्यादा पानी के लिए हैं। लेकिन इन दोनों में असली फर्क रेगुलेशन का है। कैप्लान टरबाइन में गाइड वेन्स के साथ साथ रनर के ब्लेड्स का एंगल भी बदला जा सकता है। इसी डबल रेगुलेशन की वजह से ये पानी का बहाव कम ज्यादा होने पर भी बहुत कुशलता से काम करती है। जबकि प्रोपेलर टरबाइन थोड़ी सरल होती है, उसके ब्लेड्स फिक्स रहते हैं। तो अब जब हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, तो इंजीनियर ये कैसे तय करते हैं कि किसी खास पावर प्लांट के लिए कौन सी टरबाइन सबसे अच्छी रहेगी? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। इसे आप टरबाइन का एक तरह का पर्सनैलिटी नंबर समझ सकते हैं। यह एक कैलकुलेशन है जो किसी जगह के पानी के दबाव और बहाव को देखकर यह बताता है कि वहाँ किस व्यक्तित्व वाली टरबाइन सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ये रेंज सब कुछ साफ कर देती है। कम स्पेसिफिक स्पीड का मतलब है ज्यादा दबाव और कम बहाव, यानी फ्रांसिस टरबाइन के लिए सही जगह। वहीं अगर स्पेसिफिक स्पीड का नंबर ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कम दबाव और बहुत ज्यादा बहाव, जहां कैप्लन या प्रोपेलर टरबाइन ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो आज हमने देखा कि कैसे पानी के दबाव और प्रवाह जैसे सदियों पुराने और बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ये शानदार मशीनें बनाई गई हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में जब हम स्वच्छ ऊर्जा के नए रास्ते तलाश रहे होंगे तो प्रकृति की इन्हीं शक्तियों को समझने के और कौन से नए और बेहतर तरीके हम खोज सकते हैं।